खबरों का सारथी। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। लोकसभा और राज्यसभा की आज कार्रवाई में हंगामे के आसार। सूत्रों के अनुसार दोनों सदनों में विपक्ष कर सकता है वॉकआउट। बिहार अम्बेडकर विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्य अतिथि गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू का काशी दौरा आज। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। एयरपोर्ट से लेकर शहर में पुलिस की पैनी नजर। बेंगलुरु में आज से एशिया का सबसे बड़ा एरो शो। पीएम मोदी ने एयर शो को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने कराया ठंड का एहसास। आईएमडी का पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। लोकसभा की तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। सुतीक्षण आश्रम, सर्वभंग मुनि आश्रम, सिद्धा पहाड़, सीता रसोई जैसे अनेकों प्राचीन मंदिर, स्मारक और दर्शनीय स्थल हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आज तक इनके लिए कोई भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई। सबसे पहले तो मैं इनको इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल करने की मांग करता हूं तथा वित्तीय सहायता के लिए भी उनसे प्रार्थना करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं लिस्ट चेक कर रही थी और इसमें अगर ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती हैं जो कि इसमें नहीं दिख रही, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिन स्थानों को अपने अंतर्गत लिया हुआ है वहाँ पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध की जा रही है, वहाँ पर मेंटेनेंस भी हो रही है और काम भी हो रहा है, लेकिन इसमें से कई क्षेत्र जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं आते हैं। उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनेक पुरातात्विक महत्व की चीज़ों पर हमारी सरकार ने काम किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला मुख्यालय नरसिंहपुर है। कभी सैकड़ों बरस पहले ये गलरिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था। उस समय के जागीरदार जमींदारों ने वहाँ पर एक बड़ा नरसिंह भगवान का मंदिर बनाया सैकड़ों बरस पहले और उसका नाम बदलकर नरसिंहपुर किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन महत्व के इस पुरातात्विक एक स्मारक की सुरक्षा के लिए और ये बरसों बरस इसमें ये प्राचीन मंदिर खड़ा रहे, क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई प्लान है जिससे कि इन धरोहरों को हम सुरक्षित रख सकें? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सब धरोहरों को सुरक्षित रखने का प्रावधान भी है और काम भी चल रहा है, लेकिन नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में है या नहीं, ये मैं दिख नहीं रहा, तो मैं पता करके माननीय सदस्य को उसकी सूचना जरूर दूंगी। गुरजीत सिंह ओजला। थैंक यू सर। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कंपनी बाग है, महाराजा रणजीत सिंह जी का जो बाग है, समर पैलेस है, वो ASI के प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ सर काम बहुत देर का और बड़ा धीमा चल रहा है और बहुत बुरी हालत है ASI के काम की। क्या आपका कोई प्रावधान है जिसे आप फंड देते हैं, उसे कितनी देर में पूरा करना है और कैसे उसकी रिपोर्ट लेनी है आपने? वहाँ बहुत बुरी हालत है मैडम सर। माननीय मेंबर को मैं बताना चाहती हूँ कि वो जगह मैंने खुद विजिट भी की है और वो उसमें स्मार्ट सिटी के तहत भी पैसा दिया गया है और उससे पहले भी पंजाब हेरिटेज सोसाइटी, पंजाब की कोई हेरिटेज प्रोटेक्शन की सोसाइटी है, उनको भी पैसा दिया गया है और पूरी डिटेल हम आपको उपलब्ध करा देंगे क्योंकि वो अभी पंजाब सरकार उसकी देखरेख कर रही है। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि वो बाग है, हाँ जो बाग है वो उनके पास है, स्मार्ट सिटी के तहत है, कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास है जिस पे हम काम कर रहे हैं, लोग वहाँ पर खेलते हैं, बाकी चीज़ें, उसकी पूरी जो व्यवस्था है पंजाब सरकार का क्या है और उसकी पूरी जो डिटेल है मैं आपको भेजूंगी।
क्वेश्चन नंबर 142 श्री ध्रुवा बुकरा सर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। श्री वी कलानिधि। Sir, there have been several instances of domestic workers being abused, and we've heard this from several parts of the country. In Tamil Nadu, we have a domestic workers welfare board, and there has been a request by most people. In fact, even there was a PIL also which was filed in Delhi, asking whether domestic workers welfare board can be started by the ministry, because all these abuses, we are talking about physical abuses gone through by maids and home nurses, sir. So will the ministry consider that request and initiate it immediately? Thank you very much. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक डोमेस्टिक वर्कर्स का सवाल है, वो देश में बड़ी संख्या में, जहाँ तक डोमेस्टिक वर्कर्स का सवाल है, डोमेस्टिक वर्कर काफ़ी संख्या में देश के अंतर्गत है। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के अंतर्गत उसका एक व्यापक सर्वे करवाया जा रहा है। दोनों प्रकार के वर्कर्स का, डोमेस्टिक वर्कर का और माइग्रेंट वर्कर का, उनकी समस्याओं, उनकी सुविधाओं के विषय में। लेकिन सरकार के द्वारा जिस प्रकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से लेके अन्य जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो निश्चित रूप से डोमेस्टिक वर्कर के जो श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी समान। और बता दें आपको कि दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। विपक्ष के हंगामे के आसार भी है, साथ ही साथ विपक्ष वॉकआउट भी कर सकता है। और आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये प्रथम आगमन है। जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 50% आरक्षण देकर उनके उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर बना ये विश्वविद्यालय उनके आदर्शों के अनुसार देश प्रदेश में शिक्षा का प्रसार करता रहेगा। आज इस विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी से युक्त ये सेंटर स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के दिन आपको कई सालों की कड़ी मेहनत का फल मिलता है। ये आपके और आपके परिवार के लिए हर्ष, उल्लास और गर्व का क्षण होता है। मुझे बताया गया है कि आज डिग्री लेने वाली विद्यार्थियों में से 42% लड़कियां हैं। साथ ही गोल्ड मेडल पाने वाली भी 60% छात्राएं हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूं और बेटियों की विशेष सराहना करती हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी अभिभावकों को भी बधाई देती हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और तपस्या से देश को इस युवा शक्ति से धनी किया। मैं सभी शिक्षकों को भी सराहना करती हूँ जिन्होंने अपने मेहनत और समर्पण से इन छात्र छात्राओं को ज्ञान से समृद्ध किया। आज इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आज से ही प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को कभी भी अपने मन मस्तिष्क से दूर ना होने दें। आप में से कोई विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, कुछ सरकारी सेवाओं में के जरिए अपने जीवन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी से सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। मैं चाहूँगी कि आप में से कुछ बच्चे अच्छे टीचर व प्रोफेसर भी बने।
एजुकेशन और टीचिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तम शिक्षकों का होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात पर जोर देती है कि शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। इसलिए शिक्षकों और टीचिंग प्रोफेशन को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारे होनहार छात्र छात्राओं को टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाकर देश के भविष्य को सुंदर बनाने में बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब एक चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने आपको हर चुनौती का सामना करने और देश की सेवा करने के लिए सक्षम बनाए हैं। आप अपने पूरे क्षमता का उपयोग करें और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने का संकल्प लें। आप सब शिक्षा और ज्ञान के बल पर जीवन में खूब उन्नति करें, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ अपने संस्कारों और संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तभी आप एक सार्थक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। अमृतकाल का ये समय सक्रियता और प्रगतिशीलता का है। देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, उत्कृष्टता से करें। कभी भी क्राइसिस सिचुएशन आए तो उसका समाधान निकालने के बारे में सोचें, उसे एक अवसर की तरह देखें। ये आपकी प्रतीक्षा की स्रोत को बढ़ाएगा और आपके व्यक्तिगत को और अधिक उभारेगा। मैं महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी से उनकी कविता की कुछ पंक्तियां कहती हूँ। नहीं विघ्नों बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं। नहीं विघ्नों बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं। उनसे वही डरे जो कच्चे हो, जिनकी शिक्षा दिखाएं कच्चे हो, उनको वही परीक्षाएं से डरते हैं। आप सभी से और ये लखनऊ से सी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी। यहां पर उन्होंने बच्चों को मूलमंत्र जीवन के देते हुए कहा है कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। और अब लखनऊ से खबर आपको बता देते, जहां पर राजधानी में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय आयोजन का सीएम ने किया उद्घाटन। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर मंथन कर रहे हैं। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ में पहले G20 DWG की बैठक, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक, G20 DWG की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। डिजिटल शिक्षा पर अलग अलग समूह के सत्र रहेंगे। साथ ही में भारत सत्र में भारत में हुए कामों को दिखाया जाएगा। इस दौरान भविष्य की रणनीति पर भी मंथन होगा। लखनऊ में G20 की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी G20 की शुरुआत लखनऊ में हो चुकी है? देखिए, GIS खत्म हो चुका है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट समाप्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें
हजारों लोगों ने शिरकत किया और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने का दावा और वादा किया गया। करीब 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बात की गई है। उसके समापन के ठीक बाद ही कार्यक्रम ये शुरू हो गया। G20 का कार्यक्रम है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। हालांकि ये दिल्ली का कार्यक्रम है, लेकिन इसको पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ में इससे की जा रही है। लखनऊ होगा, आगरा होगा, बनारस होगा और ग्रेटर नोएडा, ये 4 केंद्र उत्तर प्रदेश में रखे गए हैं। यूं तो G20 का पूरे देश में, देश की कैपिटल्स में, चाहे यूटी हो चाहे वो स्टेट हो, हर कैपिटल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जो बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रधानमंत्री की, वहां पर कार्यक्रम है। लखनऊ और आगरा के बाद में ग्रेटर नोएडा। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत किया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देश विदेश के मेहमान आए हुए हैं और भारत का रुतबा देखेंगे कि जो डिजिटल इकोनॉमिक है, जो उसने काम किया है, उसको लेकर के वो भारत ने जो काम किए हैं उसके बारे में आज उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरह से देश तरक्की कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि देश विदेश के मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। 20 कंट्रीज हैं G20 में और उसके अलावा 9 और कंट्रीज हैं जो हमेशा साथ में रहती हैं, उनको फ्रेंड कंट्री के नाम से बुलाया जाता है। और जब भी कहीं भी प्रोग्राम होता है तो ये सारी 19 कंट्री उस देश में शामिल होती हैं। इस बार की मेजबानी क्योंकि भारत को मिली है, और तो इस बार सितंबर तक सारे काम नहीं होंगे और अगली बार दिसंबर के बाद इसकी मेजबानी दूसरे को मिल जाएगी। लेकिन फिर तक खबर यही है कि लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। G20 का एक कार्यक्रम है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी है इसमें, और भारत के जो काम हुए हैं उसको यहाँ पर दिखाया और बताया जा रहा है। बड़ी बात है, क्योंकि अब देश, दुनिया जो है वो अपने देश की बातों को समझ रही है और देख रही है कि कैसे भारत तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत अहम बात हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, इनका एक अलग प्रभाव जो है वो प्रदीप जी पड़ता है। आगे हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। पवन हमारे साथ एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, कौन कौन से गेस्ट हैं जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? पवन, अनम्यूट करें। G20 सम्मेलन का आगाज आज से शुरू हो चुका है। जो लखनऊ का सुशांत गोल्ड सिटी है, वहीं पर सेंट्रम होटल है जहां पर ये सम्मेलन शुरू हुआ है। और इसमें जो भाग लेने वाले हैं करीब जो 20 देश हैं और भारत के जो 9 मित्र देश हैं उसमें शामिल हुए, उनके लगभग 120 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो है, जो इस बार की इसकी थीम रखी गई है, वासुदेव कुटुंबकम की इसकी थीम रखी गई है। और लगभग सभी जो डेलीगेट्स हैं इसमें भाग लेने वाले लखनऊ कल ही पहुंच गए थे। और लखनऊ के जो सुशांत गोल्ड सिटी स्थित सेंट्रम हॉल है वहां पर इसका आयोजन ये किया गया है। इस बार जो मुख्य रूप से जो विषय होंगे उसमें आर्थिक स्थिति की बात होगी। उसके साथ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अनम्यूट करें। सभी जो मित्र देश हैं और जो G20 के देश हैं इनकी इस पे विस्तार से पूरी बातचीत की जाएगी। जो इस कुल मिलाकर जो G20 सम्मेलन है, ये देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें कई विश्व के लगभग 20 से अधिक देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसकी मेजबानी इस बार भारत को मिली है। इससे पहले अन्य देशों को, जैसे इससे पहले जो है इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष होता था, इस बार भारत इसका अध्यक्ष बना है। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी करने का अवसर मिला है, ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा आगरा और बनारस जो शहर है वहां पर G20 के जो प्रतिनिधि है वो हिस्सा लेने पहुंचेंगे। और फिलहाल आज जो G20 के जो प्रतिनिधि हैं वो सुशांत गोल्ड सिटी स्थित होटल सेंट्रम में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जो है बाकायदा उद्घाटन किया है। और जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। मुख्य रूप से जो इस बार की थीम है वो हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा लगता था उसके आधार पर थीम रखी गई है। और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पढ़ाई के बारे में जो सारे देश है उसमें मिलकर इसमें विचार विमर्श करेंगे। और आर्थिक रूप से यह जो सम्मेलन है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी
बिल्कुल पवन, वापस आएंगे आपके पास। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, G20 सम्मेलन जो है वो करने का मौका इस बार भारत को मिला है और भारत में उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। लखनऊ में भी इसका आयोजन है। बैक टू बैक 2 कार्यक्रम लखनऊ में हो गए, पहले इन्वेस्टर समिट और उसके बाद G20, और बहुत अच्छे से इन्हें संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या असर पड़ेगा? अनम्यूट करें प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अनम्यूट करें कृपया करके। वापस आते हैं आपके पास। आपको बता दें कि 3 दिवसीय आयोजन का सीएम ने उद्घाटन किया है और G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई थी। प्रदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और वो चुनाव जीतना ही परम लक्ष्य है। सभी राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य होता है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव जीते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, ईडी और सीबीआई ने जिस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, उनको लगता है कि अगर सरकार उनकी नहीं बनी तो जो विपक्ष है उन पर चढ़ाई कर देगा। यही कारण है कि वो किसी भी कीमत पर इसको हल्के में नहीं लेना चाहते हैं और बड़ी शानदार तरीके से तैयारी करें, क्योंकि कोई निगेटिविटी ना फैल पाए, क्योंकि विपक्ष का काम है निगेटिविटी फैलाना, लोगों में निराशा उत्पन्न करना, जिस तरह से 2014 में खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब वो लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ऐसा हो अगर हुआ तो उनके लिए मुश्किलात पेश हो जाएंगी। यही कारण है कि वो देश में खुशी का माहौल रखना चाहते हैं। ये और फॉर्चुनेटली सौभाग्य से G20 की मेजबानी इस बार भारत को मिल गई है। हालांकि हर साल एक नया देश इसमें इसकी मेजबानी करता है। अगले साल नामीबिया इसकी मेजबानी करेगा और इसका पूरा फायदा, इसका पूरा लाभ वो लेना चाहते हैं। यही कारण है कि जहां पर बाकी के देशों ने सिर्फ अपने स्टेट का जो उनकी देश की राजधानी है वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरे देश में विस्तारित किया है। यानी कि देश की जितनी भी स्टेट कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश का एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोगों को लगे कि सरकार बहुत कुछ कर रही है और वाकई कर रही है, तो लोगों में एक निराशा की जगह एक आशा उत्पन्न होती है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश के लिए की जा रही है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश के लिए की जा रही है। जब विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में जब हम इकोनॉमी पर बात करते हैं, लोगों में निराशा को खत्म करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जब गौर हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना खुशनुमा माहौल लोगों को देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और इससे लोग दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे विषयों पर सोच नहीं पा रहे हैं और इसका लाभ वाकई दोनों सरकारों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मिल रहा है और केंद्र की सरकार को भी मिल रहा है। ये खुशनुमा माहौल बनाए रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है और ये 2024 फरवरी तक जारी रहेगा, क्योंकि G20 का जो सम्मेलन है इसके कार्यक्रम को एक्सपैंड किया गया है। सितंबर तक लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और उसके बाद भी छोटे मोटे कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहेंगे। अगले साल फरवरी में चूंकि चुनाव होने हैं, तो ये इन कार्यक्रमों की कड़ियों को लगातार बनाए रखा जाएगा, जिससे कि देश में खुशनुमा माहौल बनाए रखा जा सके और लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि सरकार बहुत कुछ कर रही है और देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई आयाम को पा रहा है। हम लेकिन यहाँ पर एक बात कहते हैं कि 2004 में भी कमोबेश यही स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी। शाइनिंग इंडिया का कैंपेन चला था, लेकिन वो शाइनिंग इंडिया का कैंपेन वो सही साबित नहीं हुआ था, फ्लॉप हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन अब चूंकि एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ये जो बड़े बड़े आयोजन है उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान कर रहे हैं। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें हम कि अमेरिका में भी जो राष्ट्रवाद था वो 1996 के पहले अमेरिका में राष्ट्रवाद बहुत चरम सीमा पर था और लगातार सरकार वहां पर बन रही थी राष्ट्रवादियों की। लेकिन 1996 में एक ऐसा समय आया
जब एक सेंटेंस ने वहां पर पूरे माहौल को बदल के रख दिया। एक सेंटेंस था वो, इकोनॉमी स्टूपिड, सब वो सब ये था कि आप लोग राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। और उस एक सेंटेंस ने पूरा माहौल अमेरिका में बदल दिया था। तो कुल मिलाकर के इस बार की जो विपक्ष की कोशिश थी वो यही थी कि आर्थिक मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए कि कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे जो सारे संस्थान है उसका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन सरकार उनसे ज्यादा स्मार्ट है और उसने आगे बढ़ करके एक ऐसा माहौल बनाया है कि लग रहा है कि जैसे देश में आर्थिक जो गतिविधि है वो इतनी तेजी से चल रही है कि इसका कहीं कोई मुकाबला करने वाला नहीं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। देश के माहौल को खुशनुमा बनाया जा रहा है। अब लोग कितने खुश होंगे ये देखना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जानना बहुत जरूरी भी है। पवन जी, अभी एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल? पवन अनम्यूट करें। जी, साफ तौर से आपको बता दें, जो डेलीगेट्स थे जो विदेशों से आने वाले थे उनको, क्योंकि आज ही इसका जिस सम्मेलन का आगाज था इसलिए कल ही लोग लगभग आ चुके हैं। और एयरपोर्ट पे जो बात की जाए तो जो एक महीने से लगातार सजावट चल रही थी। कुल मिलाकर जो ये एयरपोर्ट है इसको पूरी तरह सजाया गया था क्योंकि जो विदेशों से जो लोग आने वाले हैं उनको लखनऊ की अच्छी तस्वीर दिख सके, इसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट को बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। और लखनऊ एयरपोर्ट से ही पूरे उत्तर प्रदेश और लखनऊ की खूबसूरती जो विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको दिखे, इसके लिए लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई और सजावट की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है। सीआईएसएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं, साथ ही कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवानों को भी यहाँ से लेकर जो सुशांत गोल्ड सिटी वृंदावन स्थल है वहां तक लगातार इसको लगाया गया है। और लगातार जो सिक्योरिटी है काफी मजबूत यहाँ पर लगातार लगी हुई है। और सुरक्षा और साफ सफाई और जो भी है सब तैयारियां पूरी तरह से कंप्लीट है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और G20 कि आपको बता दें कि बैठक, उसके बाद साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस पे मौजूद होंगे। और आपको बता दें कि इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली काशी यात्रा है। आपको बता दें कि गंगा आरती के बाद बाबा विश्वनाथ भैरव का आशीर्वाद लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाराणसी दौरा, एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। यहां पर वो आशीर्वाद लेंगी बाबा विश्वनाथ के। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो यहां पर 21 देव कन्याएं भी सामने होंगी, गंगा आरती में भी सम्मिलित होंगी। और इसी खबर पर विक्की हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्की, क्या कुछ जानकारी है यहाँ पर? आज द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला प्रथम आगमन है ये। जी बिल्कुल, आज राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू की प्रथम आगमन है काशी में। और वो दोपहर 3 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर आ जाएंगी। उसके बाद वो पहली काल भैरव मंदिर जाएंगी, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, जिसके बाद शाम को गंगा आरती में भी सम्मिलित होगी। मैं इस समय कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हूँ और यही वो स्टेज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहाँ महाराष्ट्रपति बैठकर यहाँ से गंगा आरती निहारेंगे और गंगा आरती में वो पूजन भी करेंगी, गंगा पूजन भी करेंगे। और ये देख सकते हैं किस तरह से सोफे वगैरह लगाए गए, जो कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें नगर आयुक्त है महोदय है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की टीमें लगी हुई हैं, सभी टीमें लगातार इसमें गश्त कर रही है। और ये मैं रंगोली दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहीं से 21 देव कन्याएं भी मौजूद रहेंगी। यहीं पे वो जो गंगा आरती में सम्मिलित होंगी और नृत्य के आधार पर वो कार्यक्रम करेंगी। तो कह सकते हैं कि जो वाराणसी में जो इस समय आज जो अंतिम रूप दिया जा रहा है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर, कि कोई तरह से किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, कोई प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसको देखते हुए देखिए फूलों से सजाया गया है। पूरे घाटों को लाल कारपेट से बिछाया गया है, सोफे लगाए गए हैं। और यही वो स्टेज है जहाँ पे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बैठ के और यहाँ से गंगा आरती को निहारेंगे। तो
कोई भी नाव प्रवेश नहीं करेगी और नाव संचालन आपको बता दें दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेंगी। और जो यहाँ पर नदी घेरे के बाहर जो रहेंगे सारी नावें बंद रहेंगी। जी बिल्कुल विकी, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात करें तो यही जो पानी में डी घेरा बनाया जाएगा और डी घेरे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नावें नहीं रहेंगी और घेरे के अंदर जो है आपको बता दें पीएससी बल रहेंगे और बाढ़ग्रस्त जो राहत बल है वो रहेंगी और सशस्त्र पुलिस फोर्स की टीमें लगी रहेंगी कि उस घेरे के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। उनकी सुरक्षा के लिहाजा ये इंतजाम किए गए और स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, बाहर से भी, बाहर जनपद से भी फोर्सेस बुलाई गई है। आपको बता दें बावतपुर एयरपोर्ट से लेके यहाँ दशाश्वमेध घाट तक पूरे मार्ग में जो है इस समय वाराणसी में पूरी चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत। मैं इसमें मौजूद दिखाना भी चाहूंगा, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और ये घाटों पे देख सकते हैं आप फोर्स लगी हुई है, सारा कुछ जांच पड़ताल कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, सभी नाव को बता दिया गया। बिल्कुल विकी, देखिए 1 बजे के बाद नाव संचालन बंद है। बिल्कुल विकी, यहाँ पर देखिए तमाम तैयारियां जो है वो तो की ही गई है, साथ ही साथ प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्वागत को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? ये तैयारियों की बात करें तो बावतपुर एयरपोर्ट उनकी अगवानी में, राष्ट्रपति की अगवानी में मुख्यमंत्री रहेंगे और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। तो उनकी तैयारियों में जो फूलों से सजा दिया गया पूरे घाट को, मैंने आपको तैयारी अपने दर्शकों को मैंने दिखाई दी कि फूलों से, गेंदे के फूल से और विदेशी फूल भी लाए गए हैं। इसमें अलग अलग कलर के रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं और रेड कारपेट पूरे घाटों की सीढ़ी को सजा दिया गया है। सोफे वीआईपी लगाए गए हैं, कुर्सी लगाई गई है। इस समय जो वाराणसी के घाटों का नजारा एक अद्भुत अपने आप में दृश्य है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंचेंगे? उनको उनके आगमन को लेकर क्या जानकारी है? उनके स्वागत के लिए कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि दोपहर बाद वो 2 बजे तक लगभग पहुंच जाएंगे बावतपुर एयरपोर्ट पर, उनकी अगवानी करेंगे और उनके साथ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी जो राष्ट्रपति की अगवानी करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकी। और बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज काशी दौरा है और उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, जहाँ पर उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया और इसके बाद उनका वाराणसी दौरा है। और इसी बीच आपको चंडीगढ़ से खबर बता देते हैं, आपका केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध। चंडीगढ़ से खबर, चंडीगढ़ पुलिस को बैरिकेडिंग पर रोका गया। आपके कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, पुलिस से विरोध कर रहे आप कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अडानी मामले को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा कार्यालय के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। केंद्र द्वारा अडानी ग्रुप का पक्ष लेने का आप कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आप कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध कर रहे थे। अडानी ग्रुप मसले को लेकर यहाँ पर उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया उन्हें रोकने के लिए। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने विरोध कर रहे आप कार्यकर्ताओं को रोका।
चंडीगढ़ आपका तो देख रहे हो लेडीज भी नाल बुरा हाल किया जा रहा है। लाइव बुछारा पानी दिया, लाइव डांग चलाई जा रही है। हाँ देखो लेडीज नाल भी बुरा बेचारे थे, कोई एम्बुलेंस का बर्बाद पानी खाता और चंडीगढ़ में आपको बता दें कि अडानी मसले को लेकर यहाँ पर जमकर विरोध आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। भिंड से खबर जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद के दौरान जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिंड से खबर, विवाद के दौरान जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। दो पक्षों के बीच कोई कहासुनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर दो पक्षों में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो पक्षों में मामूली विवाद में हुआ जमकर पथराव, जमकर चले डंडे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव, चले लाठी डंडे। मामूली कहासुनी में आपको बता दें कि यहाँ पर दो पक्षों में विवाद हुआ और जमकर लाठी डंडे भी चले। भिंड से खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अमरोहा से खबर, जहां पर लापता युवक का शव नाले में मिला। मौके पर दो थानों की पुलिस पहुंची। 8 दिन से लापता था युवक, थाने में गुमशुदगी की दर्ज लिखवाई गई थी। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है मृतक। कई दिन से पानी में पड़ा होने से शव गल गया है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र का मामला, लापता युवक का शव नाले में मिला। परिजनों ने 8 दिन पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब लापता युवक का शव नाले में मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी और अब लापता युवक का शव मिला है। अमरोहा से खबर, लापता युवक का शव नाले में मिला। परिजनों ने 8 दिन पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ज्यादा दिन पानी में पड़े रहने की वजह से शव गल गया है। संभल से खबर, जहां पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान आया सामने। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर दिया बयान। नकल कराने वाले जाएंगे जेल। संभल से खबर, अफसरों की भूमिका हुई संदिग्ध तो होगी कार्रवाई। नकल माफियाओं पर लगेगी रासुका। बोर्ड माफियाओं को लेकर तैयारी है पूरी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान। अफसरों की भूमिका हुई संदिग्ध तो की जाएगी कार्रवाई।
बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान आया सामने। बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें हमारी पूरी तैयारी है और उसमें कहीं पर भी लोगों ने अपनी पुरानी आदतों का अगर प्रयोग करने का प्रयास किया, जो विगत सरकारों में एक इरादे से नकल की जाती थी, लोग नकल कराते थे, लेकिन उस तरह का अगर यह प्रयास किया गया तो हल्की सी भी अगर कहीं पर भी हलचल होगी तो कोई व्यक्ति गलत करेगा तो जेल के अलावा उसके लिए पहला स्थान कोई और नहीं है। उनके लिए तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे वार्ता की है। सारे विद्यार्थी हमारे तनाव मुक्त हैं, किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है और सब खुशी से परीक्षा देंगे और त्योहार होने से पहले ही परीक्षा हमारी 4 तारीख के लिए पूर्ण हो जाएंगी। गाजियाबाद में स्क्रैप कारोबारी से हुई लूट, व्यापारी को तमंचा दिखाकर लूटे पैसों से भरा बैग। गाजियाबाद में स्क्रैप कारोबारी से हुई थी लूट, व्यापारी को तमंचा दिखाकर लूटे गए पैसे। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुटी। थाना शहीबाबाद के शालीमार गार्डन चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। स्क्रैप कारोबारी से आपको बता दें कि पैसों से भरा बैग लूट ले गए लुटेरे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फर्रुखाबाद के कायमगंज के लोहाई बाजार स्थित प्रमुख सर्राफा व्यवसायी भोलानाथ शिवशंकर लाल सर्राफ की दुकान में अचानक आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मेन मार्केट सिर्फ स्थित सर्राफ की दुकान में अचानक आग लग जाने से आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। रविवार बंदी का दिन होने के कारण बंद दुकान के अंदर से प्रातः लगभग 11 बजे धुआं निकलते देख पड़ोसी दुकानदार द्वारा इसकी जानकारी दुकान मालिक राजीव वर्मा, बिल्लू व आनंद कुमार वर्मा को दी गई। दुकान मालिक मौके पर पहुंचे, दुकान का शटर उठाया। वैसे दुकान के अंदर आग की लपटों का विकराल रूप देखकर उनके होश उड़ गए। भी चले हैं, उनको 5-6 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ है। ये मोटे तौर पर देखने के बाद पता लगेगा क्या हुआ है। लगभग आप कितना अनुमान? 5 कितना? 5 के आसपास। 5 के आसपास। बाकी ये आग कैसे लगी, ये कुछ आइडिया? देखने के बाद पता लग सकता है। हमारी से अब दोपहर में आग लगी है, 12:30-1 बजे करीब। तो अभी कोई ये पता नहीं लग रहा कैसे कोई पता नहीं, खोलने के बाद पता लगेगा कि फर्नीचर हटने के बाद कैसे आग लगी, क्या हुआ। खबर कांकेर से है, जहां पर जुला के अंतिम छोर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम मालदन के जंगलों में रविवार को नक्सल गश्त पर निकले जवानों पर जंगल में छिपे नक्सलियों ने अचानक गोली बरसाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। दोनों तरफ से लगभग 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। फायरिंग रुकने के बाद जवानों ने आसपास के इलाकों में सर्चिंग की तो जवानों को नक्सली कैंप मिला, जिसे जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं जवानों ने नक्सलियों की सामग्री सोलर प्लेट, प्रेशर कुकर, जरकिन बाटी, गंजी प्लेट, थाली, पानी बॉटल्स, नक्सली सहित पर्चा बातों में दवाइयां बरामद की हैं। जवानों के अनुसार इस 1 घंटे की मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों को गोली लगी है, जिन्हें उठाकर नक्सली जंगल पहाड़ी की आड़ लेकर भागने में कामयाब रहे। जो प्रारंभिक सूचना जो सुरक्षा बलों द्वारा दी गई है और जो टेलटेल साइंस हमको मिले हैं मुठभेड़ स्थल से, ऐसा समझ में आ रहा है कि 4 से 5 नक्सली घायल हुए हैं और साथ साथ जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको भी इन्होंने देखा है कि उनके साथी
साथ में उठाकर ले जा रहे थे। तो ऐसी संभावना है 4-5 नक्सलियों के घायल होने की। बीजापुर जिले में खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड के नाम पर गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोगी जनता कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय झाड़ी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जेसीसीजे नेता विजय झाड़ी ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड के नाम से भैरमगढ़ वीएमओ के द्वारा जो कुछ चिन्हित किया गया है, कर्मचारियों को बड़ी रकम दी गई है, जिसमें भैरमगढ़ के बीएमओ डॉक्टर आदित्य साहू के खाते में सबसे बड़ा रकम डाला गया है। गरीब जनता की माने जाने वाली संजीवनी कार्ड को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री से जनता कांग्रेस मांग करती है कि आयुष्मान कार्ड मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मामले को सार्वजनिक करें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। बघेल आयुष्मान भारत की जो कार्ड है वो एक गरीब तबके के लोगों के लिए अमृत का काम करती है। उस कार्ड के नाम से भैरमगढ़ के बीएमओ ने एक बड़े रकम की हेरफेर की है, जिसमें जो ओपीडी होता है ओपीडी में जितने भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको लगभग बराबर के हिस्से में बंटना चाहिए था, लेकिन नहीं के बराबर कुछ लोगों को देके एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ अपने करीबियों के नाम से भी एक बड़ी रकम अपने नाम से ट्रांसफ़र करते हैं। इस चीज़ की निष्पक्ष मांग के लिए कल जेसीसीजे ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने माला पहनाकर विदाई दी है। खबर जयपुर से है, जो अब आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने मोदी द्वारा अडानी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उसकी निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया एवं प्रभारी के साथ साथ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा मोदी अडानी भाई भाई के विरोध प्रदर्शन में वर्तमान कांग्रेस सरकार को दर्द क्यों हो रहा है, इसमें तो आम जनता साफ समझ चुकी है कि अडानी भाजपा और कांग्रेस या सभी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। मध्य प्रदेश की पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण का मुद्दा छाया रहा था। वर्तमान हालात को देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आरक्षण से लेकर अन्य सामाजिक मुद्दे उठाने शुरू हो गए। यानी 12 फरवरी को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा भोपाल के दशहरा मैदान में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ खबर रतलाम से, जहां पर जावरा विधानसभा के ग्राम सिखेड़ा में विकास यात्रा में कलश उठाई एवं नृत्य कर बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर आमजन द्वारा स्वागत किया गया। विकास यात्रा के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र पांडे एवं जयराम विभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आल्फिया खान, बीजेपी के सभी मोर्चा मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। साथ ही विधायक पांडे द्वारा बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश में चल रही विकास यात्रा, परंतु सिखेड़ा में नन्ही नन्ही बालिकाओं द्वारा सर पर कलश लेकर स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में भी और जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी निश्चित रूप से 5 तारीख से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, वो यात्रा विभिन्न कार्यों को लेकर के, विभिन्न जन आवश्यकताओं को लेकर के, विभिन्न जन कार्यों को लेकर के, वे जो सारी योजनाएं जन कल्याणकारी
केंद्र शासन के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में क्रियान्वित होने वाली प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने भरमाड़ इफ्को द्वारा नवनिर्मित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केस की सौगात किसानों को देते हुए कहा कि इस केंद्र के खुलने से किसानों को एक ही छत के नीचे इफ्को की खेती बाड़ी के संबंधित सभी उत्पाद जैसे नवीनतम उर्वरक, कीटनाशक, स्प्रे पंप आदि सही दामों में मिल पाएंगे। और कृषि मंत्री ने सभी विभागों को अपनी गतिविधियों को बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए चलो गांव की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के अलावा बागवानी, डेयरी फार्मिंग, पुष्प उत्पादन जैसी अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए महिलाओं के समूहों को जोड़ने के लिए भी निर्देश दिए। आज जितना खेती बाड़ी की तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, सरकारों का जाना चाहिए, वो काम हुआ है। एक वक्त ऐसा था, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हम लोग खेती बाड़ी करते थे और मोटा अनाज पैदा करते। आपको कुछ अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी, तब हम आपको अनाज देंगे। PL 480 कहते हैं उसको, वो एग्रीमेंट था। उसने कहा कि मेरा किसान गरीब है लेकिन मेहनती है, मैं इस PL 480 एग्रीमेंट के ऊपर किसी प्रकार का जो है वो समझौता नहीं करूंगी और मैं अपने किसानों के हित जो हैं वो आपके पास बेचने के लिए नहीं आऊंगा। खबर झारखंड के दुमका से, जहां पर काठीकुंड थाना क्षेत्र के नकटी मैदान में 3 दिवसीय शहीद अमरजीत बलिहार स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में उपायुक्त तो दुमका रविशंकर शुक्ला मुख्य अतिथि और अतिथि पुलिस अधीक्षक गुणानाथू सिंह मीणा मौजूद रहे। खबर दुमका से, जहां दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर आलूबेड़ा गांव के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को आलूबेड़ा गांव के फिलिप टूडू और 8 वर्षीय अरनेस टूडू शामिल किया गया। आपको बता दें कि आलूबेड़ा चौक से दोनों मोटरसाइकिल से राशन लेकर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही वाहन ने टक्कर मार दी, वाहन लेकर फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने घायलों को उचित इलाज, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद व रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर जाम किया है। गाड़ी में तो साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी पकड़ाया नहीं, लेकिन रोड जाम होने के बाद बहुत सारे परिवार से आया जिला से आकर के हम लोग कहाँ गया डीलर हम लोग को अभी 10,000 मुआवजा मिला और 3 पैकेट चावल मिला। दुमका में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लखीकुंडी निवासी राजीव रंजन के घर से 6 फरवरी की रात बदमाशों ने ताला तोड़कर जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामानों को चुरा लिया था। इस मामले में पीड़ित राजीव रंजन की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष कुमार दास, विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में चारों ने अपना अपराध स्वीकार किया। फसल थाना क्षेत्र में लखीकुंडी में राजीव रंजन जी के घर से 5/2/23 को एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रुपया नगद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के 6 तारीख को कांड दर्ज किया गया और उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।